नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत मेरे साथियों आज हम पढ़ेंगे भारतीय एक प्रमुख विचारक पर जो समाज सुधारिका भी रही हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रही हैं और गांधीवाद और समाजवाद से विशेष रूप से प्रभावित रही हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अद्भुत अपना योगदान दिया। ऐसी एक विचारक भी महिला स्वतंत्रता सेनानी हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में इसकी विशेष रूप से इसे जोड़ा गया है ताकि हमें गांधीवाद और समाजवाद के बारे में शिक्षा मिल सके। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय मात्र एक महिला ही नहीं बल्कि भारत में नारीवाद या महिला उत्थान या महिलाओं की भूमिका के संदर्भ में एक आदर्श का कार्य करती हैं। इन्होंने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपितु इन्होंने भारतीय लघु उद्योग, हस्तशिल्प इनके बढ़ावा देने के लिए भी हर संभव सहायता की। शरणार्थियों के पुनरुत्थान के लिए भी सहकारी संघ की स्थापना की, यानी कि समाजवाद और गरीब और सामाजिक न्याय की दिशा में इनका एक अद्भुत योगदान रहा है। इन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया, तो इन्होंने जो है अनेक फिल्में भी बनाई, तो एक नायिका के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। संगीत नाटक अकादमी हो, कला अकादमी हो, इसमें भी इनका अद्भुत योगदान रहा है। रेमन मैगसेसे पुरस्कार हो या पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यूनेस्को पुरस्कार, ऐसे विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी रही हैं। इन्होंने न केवल भारत के बारे में अपितु जापान के बारे में भी लिखा, जापान में भी लिखा, इसकी ताकत और कमजोरियां बताई। भारतीय महिलाओं के बारे में भी इन्होंने काफी कुछ लेखन का कार्य भी किया है। इनका लेखन का कार्य भी बड़ा लंबा चौड़ा और विस्तार पूर्वक है। तो साथियों, इनके विचारों को धीरे धीरे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए मैं पहले आपको लिखकर बोर्ड के माध्यम से बताने की चेष्टा करता हूं, फिर हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली आगे देखें। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारिका, नारीवादी, स्वतंत्रता सेनानी। कमला देवी चट्टोपाध्याय क्या है? एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, साथ में समाज सुधारिका के रूप में काम किया। साथ में इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य किया और इनका महिलाओं के उत्थान के अतिरिक्त इनका जो और योगदान देखें वो भी छोटा छोटा सा हमें ध्यान रहना चाहिए कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अद्भुत भूमिका अदा की। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी भूमिका क्या थी? अद्भुत थी। ये गांधीवादी थी, इन्होंने गांधीवाद से बहुत अधिक प्रभावित थी। इन्होंने कांग्रेस के सेवा दल में भी कार्य किया, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी अद्भुत इनका योगदान हम देख सकते हैं। फिर भारतीय लघु उद्योगों के उत्थान में योगदान, तो इनका कार्य क्षेत्र देखा जाए बहुत अधिक है साथियों। लघु उद्योगों के प्रोत्साहन में, सहकारिता के आंदोलन में, फिल्म जगत में, संगीत, फिल्म, कला संस्कृति के उत्थान में, भारतीय कला संस्कृति का संरक्षण करने में भी इनका अद्भुत योगदान रहा है। तो साथियों, कला संस्कृति में भी इनका अद्भुत योगदान है। कला संस्कृति में इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प उद्योग हो, नाट्य कला हो, संगीत अकादमी हो, सभी में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें फेलोशिप सम्मान भी संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रदान किया गया था। तो साथियों, ऐसी कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी, तो इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों, एक तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, यूनेस्को पुरस्कार इत्यादि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार तो इन्हें 66 में मिला था, 1966 में। तो यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इन्होंने ये नहीं कार्य करना बंद कर दिया था। भारत के उत्थान और आधुनिक जागरण में, आधुनिक उत्थान में इनका अद्भुत योगदान था, इसलिए इन्हें विभिन्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये पद्म भूषण जो है बेसिकली 1955 में मिला। फिर पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार भी इन्हें 1987 मिले। फिर यूनेस्को पुरस्कार भी इन्हें हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री थे
कि उन्होंने बेसिकली प्रदान किए मोरारजी देसाई ने। तो अद्भुत पुरस्कारों से सम्मानित थी। इन्होंने महिलाओं के लिए भी काफी अच्छा काम किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि यूनेस्को पुरस्कार भी न दिया। एक भारतीय उपन्यासकार थे राजा राव, तो वो बेसिकली इनके बारे में बोलते हैं कि ये भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला है। क्या है? भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला हैं। तो राजा राव जो उपन्यासकार थे, उन्होंने ऐसे शब्द इनके बारे में कहे थे। तो ये भी साथियों अगर ध्यान रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्हें 1974 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा फेलोशिप भी सम्मान दिया गया था। फेलोशिप सम्मान दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो वास्तव में संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इन्होंने चाहे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना में हो या कला अकादमी में हो, हर जगह अपनी अद्भुत छाप कहीं ना कहीं छोड़ने का कार्य किया है। इसलिए कमला देवी चट्टोपाध्याय का जब नाम आता है तो भारतीय कला संस्कृति, लघु उद्योग, गांधीवादी तकनीक, समाजवाद के बारे में हमारे विचार खुल जाते हैं। इनका कार्य अद्भुत हमें आज भी कहीं ना कहीं हमारे मार्गदर्शन का कार्य करता है। आज वैश्वीकरण की दिशा में आज जिस तरीके से हम बह रहे हैं, उससे लगता है कि हम अपनी कला, संस्कृति और उद्योगों को भूल चुके हैं। लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जीवन पर्यंत ये कार्य किया। उन्होंने 88 तक बेसिकली अपने जीवन मृत्यु तक भारतीय कला, संस्कृति और लघु उद्योगों को बढ़ाने का कार्य किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो स्थापना में भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, नाट्य कला हो, इन सब में इनकी भूमिका रही है। संगीत नाटक अकादमी में तो रही है तो इन्हें सम्मान मिला। नाट्य कला अकादमी में भी इनकी भूमिका रही है। नाट्य कला अकादमी में भी इनकी भूमिका रही है, क्योंकि अभिनय का भी इन्हें काफी हद तक शौक था। तो इन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया, मैंने आपको बताया। तो वास्तव में इनका योगदान किसी भी रूप में कम नहीं है, जो हम कम नहीं आंक सकते हैं। तो ये साथियों छोटी छोटी बातें आपको सारी ध्यान में रहनी चाहिए। अब साथियों इसके बाद देखते हैं कि इनका जीवन परिचय पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि वास्तव में इनकी पृष्ठभूमि, जीवन परिचय क्या था, या पृष्ठभूमि पर भी चर्चा कर देते हैं और वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। इनके विचारों को भी साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं 3 जो अप्रैल 1903 में इनका जन्म हुआ था मैंगलोर में। जन्म कहाँ हुआ था? 3 अप्रैल 1903 में मैंगलोर में हुआ था। इनके जो पिता थे सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था? यानी कि मूल रूप से उच्च कुल में पैदा हुई थी, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में। इनके पिताजी थे जो जिला कलेक्टर थे, यानी कि इनके पिता भी उच्च पद पर थे। ये 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली सारस्वत ब्राह्मण परिवार में थी। इनके पिता जिला कलेक्टर थे। पिता क्या थे? जिला कलेक्टर पद पर थे, पर कार्य करते थे। यानी कि पिता भी इनके जो थे उच्च पद पर कार्य थे। तो इनके पिता का नाम था अनंत्या धारेश्वर। पिता का नाम अनंत्या धारेश्वर था। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रहे तो अच्छा रहेगा। माता गिरजाबाई थी। माता का नाम गिरजाबाई था। इन्होंने शादी 2 की थी। जब 14 वर्ष की उम्र में थी तो इनका बाल विवाह हुआ। तो पहले पति कृष्णराव की 2 साल बाद ही मृत्यु होगी। उसके बाद इन्होंने फिर शादी की थी। जब कॉलेज जाने लगी तो बाद में शादी की थी एक, जो अंतिम समय तक उनका उन्हीं से बेसिकली वैवाहिक संबंध रहा। तो वो थे हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय, जो बेसिकली सरोजिनी नायडू के भाई थे, रिश्तेदार थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनके पति देखते हैं। इनका पति के बारे में, इनके पहले पति का नाम तो कृष्णराव था, जो 2 साल ही रहे। 2 साल बाद मृत्यु। शादी के 2 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उस काल में पुनर्विवाह का सोचना, विधवा विवाह का सोचना, यानी कि इन्होंने महिलाओं के उत्थान में एक व्यवहारिक संदेश दिया कि महिला भी एक विधवा भी विवाह कर सकती है। वही वास्तव में एक सकारात्मक उदाहरण था तात्कालिक परिस्थितियों में। आज की परिस्थितियों में तो नहीं कह सकते, लेकिन तत्कालिक परिस्थितियों में तो एक आदर्श महिलाओं के उत्थान की दिशा में एक
ठोस कदम दिखाई देता है। तो वास्तव में इनके दूसरे पति जो थे, सेकंड जो दूसरे पति थे, तो हरीशचंद्र चट्टोपाध्याय थे। दूसरे पति का नाम था हरीशचंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हरीश चंद्र जो चट्टोपाध्याय थे, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ये सरोजिनी नायडू के भाई थे। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय किसके भाई थे? सरोजिनी नायडू के। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेटर है। शादी के 2 वर्ष कुछ वो समय पश्चात ये लंदन गई थी। लंदन जाकर इन्होंने समाजशास्त्र में एक डिप्लोमा हासिल किया था। लेकिन उसके बाद ये गांधीवाद से प्रेरित हुई, असहयोग आंदोलन के गांधी जी का इन्होंने सुना था। 1923 में भारत लौट आई। फिर कांग्रेस के सेवा दल में इन्हें, जो वास्तव में महिला विंग है, उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर इन्होंने महिलाओं को गांधीवादी प्रशिक्षण दिया, स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में प्रशिक्षण देने में कार्य किया। 1923 में गांधी जी से प्रभावित होकर यह भारत लौटी। कांग्रेस की सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल महिला विंग का प्रभारी बनाया गया। इन्हें प्रभारी बनाया गया। इस दौरान इन्होंने अनेक महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रशिक्षण दिया। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस दौरान इन्होंने वास्तव में अनेक महिलाओं को क्या दिया? प्रशिक्षण दिया। तो कहीं ना कहीं महिला उत्थान के लिए काम किया। जब गांधी जी ने कि बेसिकली 12 मार्च 1930 को कि नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, स्वनिग्रह आंदोलन शुरू किया, तो उस दौरान भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये 7 सदस्य जो कमेटी थी, वर्किंग कमेटी, उसमें एक शामिल थी। उसमें 2 ही महिलाएं थी, एक तो अविंतिकाबाई गोखले और दूसरा कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये साथियों ध्यान रखना है कि इन्होंने 1930 के शून्य अवज्ञा आंदोलन जो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कमला देवी चट्टोपाध्याय सात सदस्यीय वर्किंग कमेटी नमक सत्याग्रह के लिए 7 सदस्य जो वर्किंग कमेटी बनी थी, इसकी एक सदस्य थी। अब एक महिला, अन्य महिला कौन थी? अविंतिकाबाई गोखले थी। ये भी ध्यान रखना। इस 7 सदस्यों में एक अन्य महिला थी जो अविंतिकाबाई गोखले थी। ये भी आप अगर ध्यान रखेंगे तो जीएस के हिसाब से आप अपना इसको भी कर सकते हैं साथियों याद,
कि स्मरण रहना चाहिए। वैसे भी हमारे इतिहास के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो हमें जीने का भी अधिकार नहीं है। तो देखो 1930 में भी महिलाएं कितनी सक्रिय थी, इससे ये पता चलता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय का स्थान क्या था, गांधी जी के कितना निकट थे और गांधीवाद से कितना प्रभावित थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान जो है विस्मरणीय रहेगा। नमक सत्याग्रह के दौरान उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से कहा था, आप स्वतंत्रता का नमक खरीदेंगे जो अभी अभी तैयार हुआ है। तो इन्होंने कहा था नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान इन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से कहा था, एक न्यायाधीश से कहा था कि आप स्वतंत्रता का नमक खरीदेंगे जो अभी अभी तैयार हुआ है। अब ये सेंटेंस भी कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, आप स्वतंत्रता का नमक खरीदेंगे जो अभी अभी तैयार हुआ है। तो साथियों इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके की निडर निर्भीक महिला थी जो वास्तव में देश के प्रति समर्पित थी। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, अभी अभी तैयार हुआ है। हर छोटी बात को आपको एनालिसिस करना है साथियों, कि जब तक आपका क्वेश्चन पूरा हल ना हो जाए तो इसमें ध्यान रखना है। 1930 के दौरान ही जब तिरंगा, भारतीय तिरंगा गिरने लगा तो इन्होंने अपनी जान पर खेलकर तिरंगे को गिरने से बचाया था। तो ये भी इनका, चाहे पुलिस की लाठियां भी इन्होंने खाई इस दौरान, तो ये भी ध्यान रखना 1930 में ही भारतीय तिरंगे को गिरने से बचाने के लिए संघर्ष किया या लाठियां खाई। तो ये भी आप ध्यान रखना कि ये भी घटना इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है, जो अद्भुत घटना है। ये घटना सारी अगर आपको पता रहेंगी तभी आपका काम चलता है। फिर साथियों इन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी, कहते हैं 27 में स्थापना, तो उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो एआईडब्ल्यूसी में भी ये पहली उसकी आयोजना सचिव थी। तो ये भी आपको अगर पता रहेगा तो बेस्ट रहेगा। तो साथियों थोड़ा सा ये भी बात भी आपको पता रहनी चाहिए कि ये अखिल भारतीय जो महिला सम्मेलन की कहीं ना कहीं आयोजना सचिव रही हैं। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए आगे। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की संस्थापक सदस्य रही हैं। उसकी आयोजना सचिव रही हैं। और महिलाओं के विश्व स्तरीय सम्मेलनों में भी भाग लिया है। इन्होंने भाग लिया था विश्व स्तरीय सम्मेलन, चाहे बर्लिन का सम्मेलन हो, चाहे डेनमार्क का सम्मेलन। ये छोटी छोटी बातें आपको सारी ध्यान रखनी है मेरे साथियों, कि भाई इनका योगदान
वास्तव में सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भारत के सामाजिक न्याय की दिशा में सब जगह तो था ही, साथ में महिलाओं की दिशा में भी अद्भुत योगदान था। तो वास्तव में पहली भारतीय व्यवहारिक नारीवादी इन्हें कहा जा सकता है, पहली भारतीय व्यवहारिक नारीवादी कहा जा सकता है या गांधीवादी नारीवादी कहा जा सकता है। तो साथियों, ये हर तरह से इन्होंने महिलाओं को न केवल सामाजिक भागीदारी पर बल दिया, अपितु इन्होंने महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए हस्तशिल्प उद्योग, उनके कौशल को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग कैंप वगैरह सब दिशाओं में इन्होंने अद्भुत योगदान दिया था। तो इनके योगदान को भूलना संभव नहीं है। आगे देखें, जब द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया था तो इन्होंने पूरे विश्व में भारत का समर्थन हासिल करने के लिए जगह जगह दौरे किए थे। पूरे विश्व में, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने के लिए वैश्विक दौरे किए। विभिन्न देशों की इन्होंने यात्रा की थी। इस दौरान कार की घटना भी घटित हुई थी कि वास्तव में इन्हें एक कार से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये मूल रूप से अंग्रेज नहीं थी। तो कार से बाहर निकालने की घटना भी इनसे इस दौरान हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था अफ्रीका में, ऐसे अमेरिका में एक कंडक्टर ने इन्हें कार से बाहर कर दिया कि आप मूल रूप से यहाँ के नहीं है। तो ये भी इनके साथ एक घटना घटित हुई थी, यानी कि गांधी जी की घटना को वापिस इन्होंने देखा था, अनुभव किया था। तो ये भी वास्तव में इनके लिए चोट भरा काम था। तो इसलिए पूरे वैश्विक महिलाओं के उत्थान के लिए भी इन्होंने काम करने का प्रयास किया है। तो ये भी आपको छोटी-छोटी घटनाएं आपको ध्यान रखेंगे साथियों। तो पूरा आपको ये ध्यान देना चाहिए कि एक भारतीय उपन्यासकार राजा राव इन्हें सबसे प्रतिष्ठित महिला के रूप में चित्रित करते हैं। तो भारतीय उपन्यासकार राजा राव के अनुसार कमला देवी चट्टोपाध्याय भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला है। तो ये बेसिकली जो कहा, किसने कहा, राजा राव ने कहा था इनके बारे में, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। विभाजन के बाद इन्होंने शरणार्थियों की समस्या के लिए कार्य किया, शरणार्थियों के लिए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का काम किया, उनको आवास दिलाने का कार्य किया, उनके लिए फरीदाबाद, दिल्ली में कैंप भी स्थापित किया, सहकारी संघ की भी स्थापना की और उनको रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध दिलाने में, हर तरीके की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने के लिए भी कार्य किया। तो विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए सहकारी संघ की स्थापना की। फरीदाबाद, दिल्ली में एक कैंप भी लगाया। केंद्र की भी स्थापना की, पुनर्वास केंद्र की भी स्थापना की। फिर इन शरणार्थियों के न केवल रहने की व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इनकी दिशा में भी इन्होंने निरंतर कदम उठाती रही। तो वास्तव में पुनर्वास की दिशा में भी इनका योगदान जो है
वो अद्भुत रहा है। इसको भी हम भूल नहीं सकते हैं साथियों कि वास्तव में जो शरणार्थी यहाँ आए पाकिस्तान से, उनका वास्तव में इन्होंने पुनरुत्थान के लिए हर संभव जो प्रयास है वो इन्होंने किया। तो ये अद्भुत योगदान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब साथियों अगली चीज ध्यान रखना है, कमला देवी जो चट्टोपाध्याय हैं वो समाजवाद से प्रभावित थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधीवाद और समाजवाद से प्रभावित थी। गांधीवाद से प्रभावित हैं, समाजवाद से प्रभावित हैं। तो वास्तव में गांधीवाद समाजवाद के अनुरूप ये बड़े उद्योगों का विरोध करती हैं। किसका विरोध करती हैं? बड़े उद्योगों का विरोध करती हैं, का विरोध, और छोटे उद्योगों का समर्थन करती हैं, कुटीर उद्योगों का समर्थन करती हैं। इसलिए इन्होंने हस्तशिल्प पर ज्यादा बल दिया, हस्तशिल्प को महत्वपूर्ण माना, क्योंकि वास्तव में इससे न केवल रोजगार मिलता है, आत्मनिर्भरता भी आती है। तो हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने हस्तकलाओं को बढ़ावा दिया, कालीन है, जो भी बाकी ऐसी चीजें हैं, इन्होंने कालीन पर एक किताब भी लिखी। और वास्तव में ये योगदान इनका अद्भुत योगदान है। इन्होंने गांधी जी के जो कदम थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कहीं ना कहीं समाजवादी रुख के निकट इनके जो विचार हैं वो हमें कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में था, नारीवाद के उत्थान में भी था, शरणार्थियों के उत्थान में भी था, और गांधीवादी जो मूल्य हैं उनको जन जन तक फैलाने का भी इन्होंने कार्य किया। और वास्तव में भारतीय कला संस्कृति के क्षेत्र में भी योगदान, मैं पुनः से आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं, कला व संस्कृति में भी इनका योगदान हम नहीं भूल सकते। कला संस्कृति में चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, भारतीय नाट्य कला हो, सबकी स्थापना में इन्होंने योगदान दिया। इन सब में इन्होंने योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति के पोषक के रूप में काम किया। जो भारत की जो वास्तव में कला और संस्कृति है उसका बना रहे, भारत के जितने भी लक्षण हैं सारे बने रहें, इस दिशा में इनका योगदान अद्भुत रहा है। फिर इन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया था। तो फिल्मों में, फिल्म दुनिया में इन्होंने क्या क्या काम किया वो भी आप देखेंगे तो अद्भुत था। बसंत सेना फिल्म में, एक मूक फिल्म थी, कन्नड़ मूक मूवी फिल्म, बसंत सेना में काम किया। उसके बाद साथियों और भी बहुत सारी फिल्में इन्होंने की थी, जैसे आप कह सकते हैं तानसेन, तानसेन जैसी फिल्म में भी इन्होंने काम किया। तानसेन, तानसेन का नाम तो सुना है, गायक भी थे, इन पर जो फिल्म बनी थी उस पर भी इन्होंने काम किया। फिर शंकर पार्वती फिल्म में भी काम किया, धन्ना भगत में भी काम किया। यहाँ पर अभिनय करते हुए शंकर पार्वती, धन्ना भगत, ऐसी बहुत सारी मूवियां हैं जिनमें इन्होंने काम किया। तो फिल्म जगत में भी इनका स्मरण किया जाता है। तो वास्तव में कह सकते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय अद्भुत क्षमताओं की धनी थी। उनका जो व्यक्तित्व था बहुमुखी था। वो केवल ना केवल पढ़ने में सक्षम थी, ना केवल महिलाओं को उत्थान के लिए उन्होंने काम किया, ना केवल स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया, ना केवल सामाजिक न्याय के लिए काम किया, ना केवल गांधीवाद के लिए प्रचार किया, ना केवल वास्तव में भारतीय कला संस्कृति का उन्होंने पुनरुत्थान किया। प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आज उनकी छाप हमें दिखाई देती है। और देखो, एक शिक्षक के साथ, लेखन के साथ साथ शिक्षक की भूमिका भी उन्होंने निभाई, लेखन के भी अद्भुत कार्य किए। तो हम लेखन के कार्यों में भी थोड़ा सा उनके प्रकाश डालते हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख पुस्तकों की चर्चा साथियों करना चाहूंगा। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रमुख पुस्तकें आप धीरे धीरे देखते चलें, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है तो थोड़ा याद भी करते जाए। चट्टोपाध्याय की प्रमुख पुस्तकें, तो मैं कुछ लिख रहा हूं तो धीरे धीरे आपको याद हो जानी चाहिए साथियों। कोशिश करें सन याद रहे, सन याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नाम तो याद रहे। तो सन भी याद करने की कोशिश करें। पहला है भारतीय महिलाओं की जागृति, पहली पुस्तक है भारतीय महिलाओं की जागृति, महिलाओं की जागृति। तो ये 39 में इन्होंने लिखी थी किताब, 1939 में। ये अद्भुत इनकी रचना। फिर जापान, इसकी कमजोरी और ताकत, देखो जापान पर भी इन्होंने लिखा।
जापान, इसकी कमजोरी और ताकत, इस पर भी इन्होंने लिखा। तो ये भी इनकी एक अद्भुत रचना है जो जापान के पूरे यथार्थ को बताती है कि जापान में क्या क्या कमियां हैं, इसकी ताकत के स्रोत क्या हैं। वास्तव में तो आप आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने यहीं से की थी, तो वास्तव में पता चलता है कि जापान से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी रिलेशन थे। तो वास्तव में सब चीजों पर ये प्रकाश डालती है पुस्तक। तो वास्तव में अद्भुत पुस्तक है। अंकल सैम का साम्राज्य, तो एक अद्भुत रचना है अंकल सैम का साम्राज्य। अंकल सेम का साम्राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। युद्धग्रस्त चीन में, अगला किताब देखें तो युद्धग्रस्त चीन में फिर है एक राष्ट्रीय रंगमंच की ओर, एक राष्ट्रीय रंगमंच की ओर। अब आगे देखते हैं इसकी पुस्तकें रंगमंच की ओर। तो ये 5 तो आपको ध्यान रखनी है, अब आगे भी ध्यान रखनी है। आगे भी देखो 1945 की है। अब अमेरिका पर भी लिखा है, अमेरिका अतिशयोक्ति की भूमि, अमेरिका अतिशयोक्ति की भूमि। अब सर आपको सन नहीं याद रहता तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पीपीटी के माध्यम से फिर एक बार चौराहे पर भी अच्छा लेखन काम किया इन्होंने। ये विभाजन के समय किए चौराहे पर, तो विभाजन की समस्या से संबंधित है, इंपोर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना चौराहे पर। ये 47 की किताब है तो इंपोर्टेंट है। तो अब आगे भी मैं आपको और बता देता हूँ कि वास्तव में इन्होंने फिर समाजवाद और समाज, इसमें पूरा समाजवाद का महत्व बताया है, गांधीवाद का, कुटीर उद्योगों का, शिल्प उद्योग का, सहकारी संघ का, कि समाज का उत्थान है जो समाजवाद से ही हो सकता है। तो ये इन्होंने बताया है। तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी जो इनकी सोच है, गांधीवादी समाजवादी, तो वो इसमें झलकती है। जयप्रकाश नारायण से कहें, जो राम मनोहर लोहिया की सोच है, लगभग काफी मिलती जुलती है। तो कुटीर उद्योगों पर ज्यादा बल दिया, भारतीय कला संस्कृति के अनुरूप, भारतीय संस्कृति के अनुरूप सारा विकास करने की बात गांधीवाद के अनुरूप इन्होंने की है। फिर ट्राइबलिज्म इन इंडिया, तो देखो ट्राइबल पर भी किताब लिखी है कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि इन्होंने ट्राइबल पर काम नहीं किया, भारतीय जनजातियों पर भी इन्होंने किताब लिखी है, उनकी संस्कृति को बनाए रखने की, और बताया है कि उनमें क्या क्या क्षमताएं हैं। तो उस पर भी चर्चा लिखी है कि उनकी कला संस्कृति के अनुरूप आगे बढ़ा जाए। फिर बेसिकली है भारत के हस्तशिल्प, तो मैंने कहा हस्तशिल्प के क्षेत्र में तो कि चाहे गलीचा निर्माण हो, जितनी भी कलाएं हैं भारत की, उन सब पर प्रकाश डाला है। फिर स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की लड़ाई, ये भी एक महत्वपूर्ण किताब है। स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं की लड़ाई, वास्तव में देखा जाए इनका लेखन बहुत ही विशाल है, लेकिन मैं आपको जो किताबें बता रहा हूं साथियों, वो तो आपको ध्यान रखनी है। आगे देखें भारतीय कालीन और फर्श कवरिंग, तो अगली किताब देखें भारतीय कालीन और फर्श कवरिंग। कालीन पर भी इन्होंने किताब लिखी है, फर्श कवरिंग। तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि भारतीय लघु उद्योगों को किस प्रकार से इन्होंने महत्व दिया है, इनकी पुस्तकों से ही पता चल रहा है साथियों। फिर आंतरिक अवकाश भारी स्थान, ये भी एक इनकी महत्वपूर्ण किताब है, आंतरिक अवकाश और भारी स्थान, ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है। तो इसको भी थोड़ा मैं रिमार्क कर देता हूं, मैंने जैसे चौराहे पर किया था, तो इसको भी मैं कर देता हूं, भारी स्थान 1986 की है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये अब ये सारी ध्यान रखना है। वैसे एक किताब द गैलरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स भी है, लेकिन आप याद करें तो बेटर है, लेकिन ये किताब है। अब आगे चलते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय पर किन विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं, अब हम उस पर भी चर्चा कर देते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय पर पुस्तकें, कमला देवी चट्टोपाध्याय पर पुस्तकें, देखो साथियों, अब आजकल जो क्वेश्चन का एरिया है वो सिंपल उनकी किताबों नहीं, उन पर जिन्होंने लिखा है उस पर भी आने लग गया है।
इसलिए इनको भी ध्यान रख के जाना है। अब ये है तथ्यात्मक है, फैक्चुअल नॉलेज है, लेकिन साथियों मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको ये ध्यान रखना है। पहला है शकुंतला नरसिम्हन। इन्होंने किताब लिखी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन चाहे आप भूल जाएं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। 99 की है, अगर ध्यान रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। फिर एक एस आर बख्शी हैं, तो उन्होंने किताब लिखी है एस आर बख्शी ने, तो एस आर बख्शी की किताब भी ध्यान रहनी चाहिए। एस आर बख्शी। एस आर बख्शी जो लिखते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय महिला कल्याण के लिए भूमिका। कमला देवी चट्टोपाध्याय महिला कल्याण में भूमिका। आगे दो बिंदी महिला कल्याण में भूमिका। ये 2000 की है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको वैसे भी बता रहा हूं, तो इसको थोड़ा ध्यान रख के जाना आप। तो जहां मैं मार्क कर रहा हूं, तो इसका मतलब है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चित पुस्तक रही है, तो ये आप इसको ध्यान रखना है। फिर रीना नंदा, कमला देवी चट्टोपाध्याय बायोग्राफी। रीना नंदा, रीना नंदा की बुक है, तीसरे नंबर की आती है कमला देवी चट्टोपाध्याय ये बायोग्राफी। ये भी किताब इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। उनकी बायोग्राफी पर पूछ सकता है किसने लिखा है, तो रीना नंदा ने उनकी बायोग्राफी पर लिखा है, 2002 की है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है, तो मैं इस पर भी स्टार बना देता हूँ। यानी कि दूसरे और तीसरे नंबर की किताब को आपको पढ़ के जाना है। फिर जमीला ब्रजभूषण ने इनकी लिखी है कमला देवी चट्टोपाध्याय एक विद्रोही चरित्र। विद्रोही का चित्र करके नाम जो आगे दिया है, वो आप ध्यान रखना ब्रजभूषण जी ने है। तो इतना सा आप ध्यान रख सकते हैं कि ये विद्रोही का चित्र करके इन्होंने संबोधन किया है। फिर उसके बाद जो है अगला जो है कि एम बी नारायण राव की किताब इंपॉर्टेंट है, बस लास्ट किताब बता रहा हूँ एम बी नारायण की। उसके बाद आप पीपीटी में तो सभी का लिखा है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पर ही चर्चा है, क्योंकि साथियों याद रखना भी बड़ा मुश्किल है। एम वी जो नारायण राव की किताब है कमला देवी चट्टोपाध्याय A2 कर्मयोगी। कमला देवी, बुक कौन सी है इनकी, कमला देवी चट्टोपाध्याय A2 कर्मयोगी। ये भी एक इम्पोर्टेंट किताब है, तो आप इसको 2003 की है, ये भी एक आप याद करके जा सकते हैं। तो मैंने 3 किताबें आपको इम्पोर्टेंट बताई है, लिस्ट तो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों, लेकिन आप इन 3 को तो ध्यान रख के जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी बताऊंगा कि पूरा कमला देवी चट्टोपाध्याय समझाने की कोशिश करता हूं साथियों। तो आइए अब पीपीटी के माध्यम से देखते हैं कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में। पीपीटी के माध्यम से देखते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय एक भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थी। मैंने साथियों आपको बताया भी कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी अद्वितीय भूमिका रही है, चाहे सत्याग्रह की भूमिका हो, चाहे कांग्रेस सेवा दल में हो, तिरंगा यात्रा में हो, द्वितीय युद्ध के दौरान भारत के समर्थन में हो, तो इनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। स्वतंत्र भारत में इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, रंगमंच के पुनर्जागरण के पीछे प्रेरक शक्ति का काम किया। तो मैंने आपको अभी बताया भी, ये समाजवाद से प्रभावित थी, भारतीय कला संस्कृति से बहुत अधिक प्रभावित थी। इसलिए बेसिकली भारतीय जो लघु उद्योग थे उनको बनाए रखने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया, ताकि भारत की जो मूल अर्थव्यवस्था है, मूल संस्कृति है, हमारे मूल तत्व हैं, वो बने रहें। इसलिए इन्होंने भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, रंगमंच के पुनर्जागरण के पीछे अद्भुत योगदान दिया। भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्थान के लिए काम किया। इसलिए कह सकते हैं ये भारतीय पहली वास्तव में गांधीवादी नारीवादी थी, जिन्होंने महिलाओं के लिए उत्थान के लिए हमेशा निरंतर प्रयास जारी रखे। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में भी भाग लिया, उसके लिए विदेशों में चाहे डेनमार्क हो, बर्लिन में विश्व स्तर के सम्मेलनों में भाग लिया, और महिलाओं के प्रत्येक स्तर में उत्थान में इन्होंने अद्भुत योगदान दिया। ये
मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी जो मात्र 55 मतों से चुनाव हारी थी। तो ये भी एक अद्भुत क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये ध्यान रखना कि इन्होंने मद्रास विधानसभा क्षेत्र से, मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र 55 मतों से चुनाव हार गई थी। तो ये अद्भुत क्वेश्चन है, इसको भी आप वीएमपी मान के चलिए और ध्यान रख लेना। फिर इन्हें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 1966 में, पद्म भूषण 1955 में, पद्म विभूषण 1987 में, जैसे अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो ऐसे अद्भुत पुरस्कारों से ये सम्मानित थी क्योंकि इनका योगदान विविध क्षेत्रों में था, उसी अनुरूप इन्हें पुरस्कार भी बहुत सारे मिले थे। तो साथियों आगे देखते हैं सेकंड पेज में, उन्होंने कला व संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, संगीत नाटक अकादमी, केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम और भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने भारतीय सहकारी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो वास्तव में इनका योगदान कला संस्कृति में अद्भुत है, चाहे नाट्य विद्यालय हो, चाहे संगीत नाटक अकादमी हो, चाहे केंद्रीय कुटीर उद्योग एम्पोरियम हो या भारतीय शिल्प परिषद, सब में इनका योगदान आज भी हमारे लिए कहीं ना कहीं आदर्श का कार्य करता है। और सहकारी आंदोलन में भी इन्होंने अद्भुत योगदान दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शरणार्थियों के पुनरुत्थान के लिए भी इन्होंने सहकारी आंदोलन की नींव रखी थी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। 1974 में संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें फेलोशिप से सम्मानित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इनकी मूल पृष्ठभूमि या जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म 3 अप्रैल 1903 को हुआ था, एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मैंगलोर में हुआ था। इनके पिता जिला कलेक्टर थे और पिता की ये चौथी और सबसे छोटी संतान थी, ये भी ध्यान रखना है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, महादेव गोविंद रनडाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रमाबाई यानी बिसेंट से प्रेरित होकर स्वदेशी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित हुई। यानी कि कमला देवी पर महादेव गोविंद रनडाडे का, गोपाल कृष्ण गोखले का, रमाबाई का, एनी बिसेंट का भी प्रभाव देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक अद्भुत क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि उन्होंने केरल की प्राचीन संस्कृत नाटक परंपरा कुटियाट्टम का अध्ययन गुरु श्री मणि माधव चाक्यार से प्राप्त किया था। तो इन्होंने कुटियाट्टम का जो है अध्ययन किया था संस्कृत नाटक परंपरा का, वो किससे किया था, किस गुरु से किया था? श्री मणि माधव चाक्यार से। तो ये भी एक अद्भुत क्वेश्चन है, बीएमपी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने कुटियाट्टम जो संस्कृत नाटक परंपरा है उसका अध्ययन अपने केरल के गुरु श्री मणि माधव चाक्यार से प्राप्त किया था। इनके गुरु का नाम यानी कि श्री मणि माधव चाक्यार था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उनकी पहली शादी 1917 में 14 साल की उम्र में कृष्ण राव के साथ हुई थी, लेकिन 2 साल बाद ही कृष्ण राव की मृत्यु हो गई थी, वो विधवा हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरी शादी हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय से की थी, जो एक कवि व नाटककार थे। कवि नाटककार थे, सरोजिनी नायडू के रिश्तेदार भी थे, सरोजिनी नायडू के भाई भी लगते थे। ये भी आप अगर ध्यान रख सकते हैं तो आपके लिए काफी लाभकारी होगा। तो मैं आपको पहले भी बता भी चुका हूं, तो ये भी आप स्मरण रख सकते हैं। साथियों यहाँ तथ्यों का खेल है, तथ्यों के खेल से ही आप कहीं ना कहीं बेटर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएंगे। कंसेप्चुअल तो गांधीवाद नारीवाद पर आधारित है, आप जानते हैं, लेकिन हर तथ्य को आपको स्मरण रखना है। तो आगे चलते हैं मेरे साथियों। अपनी शादी के बाद वे लंदन चली गई और वहां से समाज शास्त्र में डिप्लोमा किया था। लंदन से इन्होंने समाज शास्त्र में डिप्लोमा किया। फिर 1923 में गांधी जी से प्रभावित होकर गांधीवादी संगठन सेवा दल में शामिल हो गई। उन्हें सेवा दल के महिला स्वर्ग का प्रभारी बनाया गया। वहां पर उन्होंने अनेक लड़कियों और महिलाओं की भर्ती और प्रशिक्षण का कार्य किया। तो ये भी ध्यान रखना कि सेवल कांग्रेस सेवा दल जो है उससे जुड़ी हुई थी, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। वह अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWCP की संस्थापक सदस्य बनी और इसकी पहली आयोजना सचिव थी। AIWC में उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने नई दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज फॉर होम साइंसेज का भी गठन किया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नई दिल्ली में उन्होंने किसका गठन किया? लेडी इरविन कॉलेज फॉर होम साइंसेज। अब आपसे पूछेगा कि वास्तव में लेडी इरविन कॉलेज फॉर होम साइंसेज का गठन किसने किया नई दिल्ली में? तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम इस दिशा में उल्लेखनीय है, तो आपको पता रहना चाहिए मेरे दोस्तों। हर छोटी बात को आपको याद रखना है, तो छोटी कोई बात नहीं होती, हमारे 2.5 नंबर निश्चित कर देती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1930 के नमक सत्याग्रह में भी ये 7 सदस्यीय नेतृत्व टीम की भाग थी। यानी कि नमक सत्याग्रह के लिए जो सौम्य आंदोलन था, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम से चलाया था और 6 अप्रैल 1930 को आप जानते हैं कि नमक कानून को तोड़ा था और
समन्वय की वास्तविक शुरुआत, उसके बाद पूरे भारत में नमक कानून तोड़ा गया था। उसमें जो 7 सदस्यीय टीम थी नेतृत्व करने वाली महिलाओं में, ये भी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, 2 महिलाएं थी साथ में से, और दूसरी महिला थी अविंतिका बाई गोखले। अगर ये भी आप ध्यान रख सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। इस दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह के दौरान बम्बई उच्च न्यायालय के एक मजिस्ट्रेट से पूछा था कि वह स्वतंत्रता नमक खरीदेंगे जो अभी अभी तैयार हुआ है। क्या पूछा था? कि वह स्वतंत्रता नमक खरीदेंगे जो अभी अभी तैयार हुआ है। ये बेसिकली उन्होंने कहा था, तो ये ध्यान रखना। फिर 26 जनवरी 1930 को उन्होंने भारतीय तिरंगे को गिरने से बचाने के लिए संघर्ष किया, पुलिस की लाठियां खाई। तो ये भी ध्यान रखना, तिरंगे के लिए उन्होंने उनका संघर्ष बचाने के लिए, आन बान और तिरंगे की शान के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करने तक का निश्चय कर लिया था। ऐसी अद्भुत महिला थी जो भारत के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। तो ये बातें भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने भारत के समर्थन के लिए अनेक देशों की यात्रा की। इस दौरान उन्हें भारी होने के कारण कार से बाहर निकालने का भी प्रयास किया था। जैसे गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकालने का प्रयास किया था, ऐसे विदेशों में उन्होंने भारी होने के कारण कार से बाहर निकालने का प्रयास किया था। तो ये अद्भुत क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको पता रहने चाहिए मेरे दोस्तों। तो आप इसको बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। कमला देवी चट्टोपाध्याय का जो जानकारी है, हर तथ्य को, जानकारी को आप बहुत सूक्ष्मता के साथ, गहनता के साथ ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आगे चलते हैं साथियों। कमला देवी को राष्ट्रीय यूनेस्को पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रीय यूनेस्को पुरस्कार भी मोरारजी देसाई जी ने सम्मानित किया था, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर भारतीय उपन्यासकार राजा राव ने कमला देवी को सबसे प्रतिष्ठित महिला बताया था। भारत की सबसे प्रतिष्ठित महिला किसने बताया था? भारतीय उपन्यासकार राजा राव थे, तो ये उन्होंने बताया था। फिर विभाजन के बाद शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके लिए भारतीय सहकारी संघ भी बनाया था। भारतीय सहकारी संघ उन्होंने जो विभाजन के बाद शरणार्थी आए थे पाकिस्तान से, उनके पुनर्वास के लिए बनाया था। दिल्ली परिवहन में एक बस्ती भी स्थापित की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने शरणार्थियों को रोजगार दिलाने के अथक प्रयास किए, उनकी स्वास्थ्य व कौशल योजनाएं भी शुरू की। तो उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि शरणार्थियों का जो पुनरुत्थान हो सके और वो अपने कार्य स्वयं कर सकें। इस तरीके से देखा जाए तो उनके इस अद्भुत योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका मानवता के प्रति और भारत के प्रति ये योगदान हमेशा विस्मरणीय रहेगा और वंदनीय रहेगा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय की सिर्फ मात्र एक चिंतिका नहीं थी, स्वतंत्रता सेनानी मात्र नहीं थी, उन्होंने पूरा जीवन ही राष्ट्र समाज के लिए समर्पित कर दिया था। सामाजिक न्याय की दिशा में भी वे अद्भुत चेतना थी, अद्भुत प्रतिमूर्ति थी, अद्भुत सद्गुणों की मूर्ति थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कमला देवी बड़े उद्योगों की प्रशंसक नहीं थी। कमला देवी जी गांधी जी से प्रभावित थी। गांधी जी की भांति वो भी कहती थी कि बड़े उद्योग कहीं ना कहीं मशीनीकरण के कारण मनुष्य की जो क्षमताएं हैं वो कम कर देते हैं और कहीं ना कहीं स्वावलंबन की भावना को समाप्त कर देते हैं। वो भी गांधी जी की तरह छोटे उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का समर्थन करती हैं। तो वास्तव में तो उन्होंने भी छोटे उद्योगों की प्रशंसा की और बड़े उद्योगों की आलोचना की। उन्होंने भारत की स्वदेशी कला और शिल्प को रखने के लिए, संग्रह करने के लिए शिल्प संग्रहालयों की एक श्रृंखला स्थापित की। तो भारत में शिल्प संग्रहालय जो भारत की कला संस्कृति के मूल हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था भी इन पे टिकी हुई थी। इनको बनाए रखने के, भारतीय परंपरागत अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी शिल्प संग्रहालयों की एक श्रृंखला स्थापित की। दिल्ली में रंगमंच शिल्प संग्रहालय भी शामिल है इसमें। उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया। उन्होंने कन्नड़ मूक फिल्म बसंत सेना में 1931 में काम किया, जो शूद्र का नाटक पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? शूद्र का। तो ये भी छोटी बात है, लेकिन साथियों क्वेश्चन के लिए छोटी बात नहीं है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जैसे तानसेन, शंकर पार्वती, धन्ना भगत में भी अभिनय किया। तो वास्तव में उनके पति हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय सरोजिनी नायडू के भाई थे। मैंने बता दिया कि 1939 में उन्होंने डेनमार्क में महिला सम्मेलन में भाग लिया था, बर्लिन में भी भाग लिया था और डेनमार्क में भी। ये भी ध्यान रखना है। उनकी जो शिक्षा थी कहाँ हुई थी? क्वीन मेरी कॉलेज मद्रास में हुई थी। माता का नाम गिरजाबाई था, पिता का नाम आदित्याधरेश्वर था, पुत्र रामकृष्ण चट्टोपाध्याय था। ये भी आप अगर ध्यान रखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि साथियों कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में जितना ज्ञान आपके पास रहे उतना बेटर रहता है और कहीं ना कहीं आपके प्रश्नों को हल करने में आपकी सहायता करेगा। 1929 में इन्होंने बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
आगे देखते हैं साथियों, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कि पुस्तकों की एक लंबी श्रृंखला लिखी है। उनमें से सबसे पहला है भारतीय महिलाओं की जागृति। तो इन्होंने भारतीय महिलाओं के चेतना लाने के लिए पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय महिलाओं का उत्थान किस प्रकार से हो सकता है, किस तरीके से भारतीय महिलाओं में स्वावलंबन की भावना लानी चाहिए, किस तरीके से जागृति लानी चाहिए, किस तरीके से भारतीय महिलाओं को जितने भी शोषण के उपकरण हैं उनसे मुक्ति मिलनी चाहिए, इस पर पूरा इन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा। दूसरा पुस्तक इनकी जो है जापान, इसकी कमजोरी और ताकत, जापान पर ये पुस्तक लिखी। आप जानते हैं आजाद हिंद फौज का समय था, उस समय कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस को जापान से सहायता मिली थी, तो उसी दौरान उन्होंने जापान पर भी लिखा, इसकी कमजोरी और ताकत। फिर अंकल सैम का साम्राज्य 1944, युद्धग्रस्त चीन, चीन के बारे में भी इन्होंने लिखा। एक राष्ट्रीय रंगमंच की ओर, तो वास्तव में एक राष्ट्रीय रंगमंच की ओर भी लिखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ रंगमंच को आगे बढ़ावा दिया जाए। तो ये भी इनकी अद्भुत रचना है। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये 2-3 मैं जो आपके बता रहा हूँ, तो इन पर कुछ विशेष ध्यान जाना और इनको आप सन सहित याद करना है। बाकी ठीक है, याद रहें सन सहित तो ठीक है, नहीं तो नाम तो कम से कम याद रहना चाहिए। फिर है अमेरिका अतिशयोक्ति की भूमि। तो अमेरिका पर भी इन्होंने काफी लेख लिखा, 46वें चौराहे पर। तो विभाजन के समय क्या स्थिति थी शरणार्थियों की, उस पर ये पुस्तक लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो ये भी आप अपना ध्यान रखना, काफी चर्चित रही। समाजवाद और समाज, इसमें बेसिकली समाजवाद के बारे में लिखा कि समाजवाद से समाज का विकास हो सकता है। छोटे उद्योगों से सहकारी आंदोलन पर इन्होंने विस्तार पूर्वक इसके अंदर लिखा। तो 50 में फिर ट्राइबलिज्म इन इंडिया, तो ये बताया कि ट्राइबल लोगों की जो संस्कृति किस प्रकार से जो अद्भुत संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं स्वावलंबन भी है और सारी बातें भी हैं। तो ट्राइबल लोगों की समस्याएं क्या आ रही हैं, वो पूरा विस्तार पूर्वक इन्होंने इसमें की पुस्तक में जानकारी मिलती है। फिर भारत के हस्तशिल्प 1995 स्वतंत्र के लिए बारे में, हस्तशिल्प के बारे में जानकारी है। फिर स्वतंत्रता के भारतीय महिलाओं की लड़ाई, इसमें बेसिकली भारतीय महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा है, उस पर पूरा विस्तार पूर्वक इन्होंने बताने की चेष्टा की है। उसके बाद देखें साथियों, तो भारतीय कालीन और फर्श कवरिंग, इसमें भारतीय कालीन उद्योग, फर्श कवरिंग किस तरीके से बेटर ढंग से, फिर भारतीय कढ़ाई विल्ली पूर्वी, तो भारत की शिल्प परंपरा, ये तीनों पुस्तकें देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की परंपरागत कला व संस्कृति पर आधारित हैं, जो भारत को मजबूत करती हैं, तो हमारी कला और संस्कृति को सुदृढ़ करती हैं और आज भी हमारी संस्कृति और इतिहास का स्रोत बन के बनी हुई हैं। फिर भारतीय लोक नृत्य की परंपरा, तो लोक नृत्य क्या है, इन पर भी लिखा इन्होंने। फिर द ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये पुस्तक भी इन्होंने 1985 में लिखी। फिर आंतरिक अवकाश भारी स्थान 1986, तो ये किताब भी इनकी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप याद करके जाएंगे तो मेरे दोस्तों बेटर ढंग से आप काम कर पाएंगे। अब साथियों आगे भी हम देखते हैं कि इन्होंने और जो है कमला देवी चट्टोपाध्याय पर आज क्या क्या कार्य हो रहा है, क्योंकि अब साथियों यहाँ से भी क्वेश्चन आने लग गया है। कई बार देखते हैं कि बहुत कुछ जो है कि आज के संदर्भ में आ जाता है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है सिलेबस रिसर्च पर ही आधारित है। तो अब उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और यहाँ पर भी आपको याद करके जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है इस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, जो बुक्स बताऊंगा उस पर और ज्यादा ध्यान रखना। पहला है शकुंतला नरसिम्हन कमला देवी चट्टोपाध्याय 1999, ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। फिर है एस.आर. बख्शी की कमला देवी चट्टोपाध्याय महिला कल्याण के लिए भूमिका, ये पुस्तक भी इम्पोर्टेंट है। रीना नंदा कमला देवी चट्टोपाध्याय बायोग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर जमीला ब्रजभूषण कमला देवी चट्टोपाध्याय एक विद्रोही का चरित्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एम.बी. नारायण कमला देवी चट्टोपाध्याय A2 कर्मयोगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पहले 5 पुस्तकों पर आपको विशेष ध्यान रखना है और इनको याद करना है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो साथियों, ज्ञान की दृष्टि से तो जितना पढ़ें उतना कम होता है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये 5 पुस्तकें आपको स्मरण रहनी चाहिए ईयर वाइज, अगर आप क्वेश्चन हल करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो तथ्यात्मक होता जा रहा है, तो इसलिए ये जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर मालविका की है आधुनिक भारत की प्रतिष्ठित महिला आत्मा को मुक्त करना, 2006 की। फिर जसलीना धमीजा की है कमला देवी चट्टोपाध्याय, 2007। तो ये आपको ये बुक भी ध्यान रख सकते हैं लास्ट वाली। तो
थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दे जाए तो बेटर रहेगा। तो ये सारी किताबें भी आज के संदर्भ में है कमला देवी चट्टोपाध्याय पर, जिन्होंने रिसर्च कार्य किया, अध्ययन किया, वो भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको आज कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आई होगी। साथियों, इस गहन अध्ययन को आप 2-3 बार वीडियो देखकर बार-बार अभ्यास करके आसानी से सारे तथ्यों को याद कर सकते हैं और एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं यहीं तक आपसे विदाई चाहूंगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।